गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाखोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज प्रतापगढ़। अपन चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपन चर्चा कर रहे हैं भारत और उसके पड़ोस की। अब तक के वीडियो में अपन भारत पाक संबंध और भारत चीन संबंध और इसके अलावा भारत श्रीलंका संबंध कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंध। भारतीय उपमहाद्वीप में जो उसके पड़ोसी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा सीमा अगर किसी देश के साथ लगती है तो वो है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर सीमा दोनों देश एक दूसरे से साझा करते हैं। बांग्लादेश जो 1947 में पाकिस्तान के भाग के रूप में अवस्थित था, पाकिस्तान का जब जन्म हुआ था भारत विभाजन के कारण से, तब बांग्लादेश पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में विद्रोह हुआ पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ। और इसका परिणाम यह निकला कि 1971 में इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई थी कि बांग्लादेशी शरणार्थी बहुत बड़ी मात्रा में भारत में आने लग गए और पाकिस्तान के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि दोनों देश शस्त्र युद्ध के साथ एक दूसरे के आमने सामने आ गए। भारत के प्रयत्नों से 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत पहला देश था जिसने 6 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। 1971 में बांग्लादेश की बागडोर आई शेख मुजीबुर रहमान के हाथों। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, 1971 से 1975 तक वो बांग्लादेश के कर्ता धर्ता रहे और इस दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही ज्यादा मधुर रहे। शेख मुजीबुर रहमान इस बात को कभी नहीं भुला सकते कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। अगर भारत नहीं होता तो शायद बांग्लादेश जैसा देश अस्तित्व में नहीं होता। लेकिन 1975 में 15 अगस्त को जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, तब बांग्लादेश की परिस्थितियां विकट से विकट होती चली गई और 1975 से लेकर के 1982 तक बांग्लादेश में बड़ी उठक पटक रही। कभी कोई राष्ट्रपति आया, कभी कोई प्रधानमंत्री आया, सैनिक शासन हुए, तख्ता पलट हुए, हत्याएं हुई। अलग अलग दौर का एक प्रकार से ग्रेव जैसी स्थिति का दौर बांग्लादेश में चला और उसके पश्चात 1982 के पश्चात कुछ संबंध पटरी पर आने शुरू हुए। आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये कतई नहीं कह सकते कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत मधुर है और ना ये कह सकते हैं कि दोनों के संबंध भारत पाकिस्तान या भारत चीन की तरह कटु है। मध्यम स्थिति है। यह निर्भर करता है बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर। जब शेख हसीना के हाथ में सत्ता की बागडोर आती है, भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता की बागडोर शेख हसीना से निकलकर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में, जैसे कि खालिदा जिया के हाथ में आती है, भारत और बांग्लादेश के संबंध पटरी से उतर जाते हैं। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो परिस्थितियों पर निर्भर है, उतार चढ़ाव भरे रहे। हम 1971 से लेकर के वर्तमान समय तक 2020 तक भारत और बांग्लादेश के संबंधों को परखने की कोशिश करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध। हम सबसे पहले बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंध 1971 से 1975। अभी जैसा मैंने कहा 1971 से 1975 तक बांग्लादेश की जो बागडोर है वो शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में रही और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के ऊपर भारत का एहसान मानते थे। इस कारण से दोनों के संबंध बहुत मधुर है। इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री संधि होती है सन 1972 में 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री संधि होती है और इस मैत्री संधि में शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे इस मैत्री संधि में। और इसमें यह कहा गया कि 25 वर्षीय जो ये मैत्री संधि थी कि हस्तक्षेप सिद्धांत का पालन करते हुए एक दूसरे देशों की सीमा का पूर्ण सम्मान किया जाएगा। और 1971 और 1975 के बीच में
भारत और बांग्लादेश के बीच में और भी समझौते हुए थे, सीमा समझौता भी उसमें शामिल था। और दूसरा जो प्रमुख समझौता है वो होता है व्यापार समझौता, और ये 25 मार्च 1972 को दोनों देशों के बीच में संपन्न होता है व्यापार समझौता। और इसमें ये कहा गया कि सीमा के 16 किलोमीटर तक, एक दूसरे देश की सीमा से 16 किलोमीटर दूर तक स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था, यानी कि यहां तक एक राज्य दूसरे राज्य में आयात निर्यात में किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा। यानी एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि फ्री ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में 1972 के समझौते के कारण से प्रारंभ हो गया था। तीसरा, आर्थिक सहायता का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया और भारत द्वारा 25 करोड़ रुपए माल और सेवाओं की सहायता बांग्लादेश को की गई। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 50 लाख पाउंड विदेशी मुद्रा के रूप में भारत ने बांग्लादेश को ऋण के रूप में दिया था। 50 लाख पाउंड भारत ने इस समझौते के द्वारा प्रदान किया था। चौथा जो महत्वपूर्ण समझौता इस काल में हुआ वो था सांस्कृतिक समझौता, और यह संपन्न होता है 30 सितंबर 1972 को। और इस सांस्कृतिक समझौते के परिणाम स्वरूप दोनों देश और भी ज्यादा करीब आ गए। इस काल में एक और घटना घटी थी कि 1974 में दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप दहग्राम और अंगोट का जो क्षेत्र था उसको भारत ने उसके बीच में जो क्षेत्रों में आने जाने के लिए 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश को पट्टे पर दे दिया, ताकि इस क्षेत्र के निवासी बांग्लादेश पहुंच सके। यानी कि बांग्लादेश से बांग्लादेश में पहुंचने के लिए भी उनको भारत में से गुजरना पड़ता था, और इस कारण से एक 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश को पट्टे पर 99 वर्ष के पट्टे पर दिया गया सन 1974 में। और उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह भारत बांग्लादेश संबंध 1975 से 1982। ये वो समय है जब भारत और बांग्लादेश के संबंध पटरी से उतर गए थे। मैंने अभी कहा कि 1975 में 15 अगस्त को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है, और उसके पश्चात सत्ता का लेन देन का क्रम चलता है 1982 तक। कभी कोई आते हैं, कभी कोई जाते हैं। सैनिक सत्तापलट भी इस काल में हुए, राष्ट्रपतियों की हत्या भी इस काल में हुई, और इस कारण से दोनों देशों के संबंध ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ सके। इस दौरान सबसे मोटी समस्या पैदा हुई फरका समस्या। फरका समस्या के संबंध में जो गंगा जल नदी है, उस गंगा जल नदी के पानी को लेकर विवाद पैदा होता है। गंगा जल नदी जो कि भारत में से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पर भारत से जो उसको पानी मिलने वाला होता है उसको लेकर बांग्लादेश ने समस्या पैदा की थी। और इस समस्या के निवारण के लिए एक समझौता दोनों देशों के बीच में किया गया 26 सितंबर 1977 को। देखिएगा पहले और इसको आगे बढ़ाएंगे। 26 सितंबर 1977 को एक समझौता फरका समस्या के निदान के लिए किया गया, और इसमें यह तय किया गया कि जब पानी की कमी हो, या ध्यान दीजिएगा कि जब पानी की कमी हो उस अवस्था में भारत को 20,800 क्यूसेक पानी मिलेगा। यानी कि जितना भी पानी हो उसमें प्राय 50,000 क्यूसेक से लेकर के 70,000 क्यूसेक पानी इस गंगा नदी में रहता है। और उस दौरान जब 26 सितंबर 1977 को ये समझौता किया गया था, तब इसमें यह कहा गया कि पानी की कमी की अवस्था में भारत को 20,800 क्यूसेक पानी मिलेगा, बांग्लादेश को 34,700 क्यूसेक पानी मिलेगा। भारत को 20,800 क्यूसेक और बांग्लादेश को 34,700 क्यूसेक। यानी कि भारत की अपेक्षा बांग्लादेश को मिलने वाला पानी बहुत ज्यादा था। भारत ने यह समझौता कलकत्ता के लोगों की साख पर किया था। कलकत्ता को बहुत कम पानी मिल रहा था इस समझौते के परिणाम स्वरूप, फिर भी बांग्लादेश को खुश करने के लिए उसने ये समझौता संपन्न किया, बांग्लादेश को ज्यादा पानी दिया। और इसके अलावा एक और बात इसमें कही गई थी, ये तो तत्कालीन व्यवस्था थी जब तक कि कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता। ये अंतरिम समझौता कहा गया कि आने वाले समय में हम इसका निपटारा करेंगे, संयुक्त नदी जल आयोग बनाएंगे और वो दोनों समस्याओं का निराकरण अध्ययन करके निराकरण करेगा। एक इसमें दूसरी बात है ये दीर्घकालीन व्यवस्था, और इस दीर्घकालीन व्यवस्था के तहत गंगा जल के प्रवाह को तेज करना शामिल था। यानी कि हम गंगा जल नदी के
जो रास्ते में बाधक है उन बाधक तत्वों को हटाएंगे और नदी का प्रवाह तेज करेंगे ताकि पानी की आवक ज्यादा हो सके और दोनों देशों को ज्यादा पानी मिल सके। और दूसरा इसमें यह कहा गया कि एक संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की जाएगी। ये जो दीर्घकालीन व्यवस्था थी, इस दीर्घकालीन व्यवस्था पर बांग्लादेश हमेशा आनाकानी करता रहा, क्योंकि इस व्यवस्था से बांग्लादेश को भारत से लगभग दोगुना पानी मिल रहा था और बांग्लादेश इससे खुश था और वो नहीं चाहता कि इस समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आए। इसीलिए इस समझौते को वो आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन यह समझौता भारत के हितों के अनुकूल नहीं था। इसके पश्चात फरका जो समझौता था, फरका समझौते की दीर्घकालीन व्यवस्था पर बांग्लादेश आनाकानी करता रहा, क्योंकि वो चाहता था यही समझौता बना रहे। गंगा जल नदी के प्रवाह को तेज करने में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ नदी आयोग बनाने में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। वो चाहता था कि इसी प्रकार से उसको पानी मिलता रहे, लेकिन ये भारत के अनुकूल नहीं था। और तीसरा, द्विपक्षीय समझौते को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न। ये जो फरका समस्या पैदा हुई थी, इस फरका समस्या के कारण से बांग्लादेश ने इस समस्या में चीन को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, यहां तक कि विश्व बैंक को भी घसीटने की कोशिश इसने श्रीलंका में जाकर भी ये राग अलापा और ये उन देशों के सामने रखा, उन संगठनों के सामने रखा कि इसमें भारत ने राजनीति की या भारत उसके साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है। यानी कि द्विपक्षीय जो मुद्दा था उस मुद्दे को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पलटने की कोशिश इस बांग्लादेश के द्वारा की गई। नेपाल, चीन, भूटान और विश्व बैंक को इस समझौते के बीच में घसीटा, इस समझौते में, इस गंगा जल वितरण वाले समझौते में। एक समस्या इनके बीच में रही है अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक यानी कि बांग्लादेश में जो हिंदू और बिहारी मुसलमान हैं उनके साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं होता और इस कारण से यदाकदा वो बांग्लादेश से भारत पारगमन कर जाते, अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जाते, विशेष रूप से असम राज्य में। और इसके कारण से असम राज्य की परिस्थिति भी बहुत विकट होती जा रही है। बांग्लादेश सरकार उनकी रक्षा नहीं करती और वो भारत पर आ पड़ता है। इसलिए एक समस्या ये भी है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, विशेष रूप से हिंदू अल्पसंख्यक, उनकी बांग्लादेश सरकार रक्षा करे, उनके संसाधनों की रक्षा करे और उनको उचित माहौल प्रदान करे, लेकिन बांग्लादेश ऐसा कर नहीं रहा है। एक समस्या इनके बीच में उभरी इस काल में मुहरी नदी सीमा विवाद। 1974 में एक समझौता हुआ था इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच में कि मुहरी नदी जो दोनों देशों के बीच में बहती है, वो उनकी जो बीच की लाइन है, मुहरी नदी की जो बीच की लाइन है, वो दोनों देशों की सीमा रेखा मानी जाए। और ये 1974 में समझौता हो चुका था कि मुहरी नदी दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा है। लेकिन इस काल में 1975 से 1982 का जो काल था, उसमें बांग्लादेशी सरकार के द्वारा, बांग्लादेशी सेना के द्वारा भारतीय क्षेत्र पर भी दावा किया गया। बांग्लादेश की सेना के जवान भारतीय क्षेत्र में भी घुस आए और भारतीय भूमि पर कब्जा करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। ये स्पष्ट रूप से इस सीमा समझौते का उल्लंघन था। एक समस्या उभरी इस काल में नवमुर द्वीप समूह की समस्या। नवमुर द्वीप एक छोटा सा, मात्र 12 किलोमीटर का एक छोटा सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में नया उभरा है। ये भारतीय समुद्री क्षेत्र में, लेकिन बांग्लादेश इस पर अपना दावा जताता रहा है और इसको लेकर माहौल बिगाड़ता रहा है। लेकिन चूंकि ये भारतीय सीमा क्षेत्र में, समुद्री सीमा में और वर्तमान में भी भारत के अधिकार क्षेत्र में ही है, लेकिन इसको लेकर बांग्लादेश ने मनमुटाव करने की कोशिश की है। एक समस्या चकमा शरणार्थियों की समस्या। बहुत सारे शरणार्थी 1971 और उससे पहले भी भारत में आ गए थे। वो उस समय की बात है जब बांग्लादेश के पाकिस्तान के नेतृत्वकारियों ने बांग्ला में उनके ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे। उसके अलावा समय पर आज भी शरणार्थी के रूप में लोग आ रहे हैं। जो हिंदू और बिहारी मुसलमान है उनको चकमा शरणार्थी कहा जाता है और वो भारत में अवैध रूप से आते हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी बस्तियां तक बसा ली। यहाँ में भारतीय गंदी राजनीति के कारण से उनकी घुसपैठ इस कदर हो गई है कि वो भारतीय जो राजनीतिक दस्तावेज है वो भी उन्होंने हासिल कर लिए, वोटर आईडी उन्होंने बना लिया, आधार कार्ड उन्होंने बनवा लिए और वो भारत की घुसपैठ में कामयाब हो गए। कई जगह तो ऐसी स्थिति में कि वो बहुमत में है,
और भारतीय राजनीतिज्ञों का फैसला भी वही करते हैं। इसलिए एक बड़ी समस्या ये चकमा शरणार्थियों की भी है। हालांकि बांग्लादेश ने वादा किया वो इनको वापस लेगा, लेकिन ये चकमा शरणार्थी बांग्लादेश में जानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनकी जान माल को खतरा वहां पर है, इसलिए ये जाने को तैयार नहीं है। तो ये 1975 से लेकर के 1982 के बीच में भारत और बांग्लादेश के संबंध रहे थे। अब बात करते हैं भारत बांग्लादेश संबंध 1982 से 2020 तक, यानी 1982 के बाद और 2020 तक क्या परिवर्तन आया, क्या मुख्य बातें रही है। सबसे पहला 3 बीघा गलियारा, ये अभी जैसे मैंने कहा 178 × 85 मीटर का छोटा सा गलियारा है, जो 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, दाहग्राम और अंकोर कोटा। ये इनके पहुंच के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र बांग्लादेश के हैं और इन क्षेत्रों पर जाने के लिए भारतीय क्षेत्र से गुजरना पड़ता है इनके नागरिकों, क्योंकि ये भारतीय भूभाग में घुसे हुए हैं। तो इस कारण से वहां की जनता को इनमें पहुंच के लिए भारत ने 3 बीघा गलियारा पट्टे पर उनको दिया था। यह समझौता इनके बीच में संपन्न हुआ था। दूसरा तीस्ता समझौता। तीस्ता जो नदी है वो सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से निकलती है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच में छोटी मोटी कुल मिलाकर 54 नदियां बहती है। तीस्ता भी उनमें से एक है। तीस्ता नदी सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। और दोनों देशों के बीच में 30 जुलाई 1983 को एक समझौता हुआ था कि सूखे के मौसम में बांग्लादेश को तीस्ता नदी का पानी दिया जाएगा, और इस समझौते पर आज भी हम कायम है। आज भी बांग्लादेश को तीस्ता नदी का पानी सूखे के मौसम में दिया जाता है। तीसरा गंगा जल संधि। अभी जो प्रकाश समस्या थी वो तो एक अस्थायी हल था, एक अंतरिम समझौता था। इसको मुख्य समझौते के रूप में परिणत किया गया 12 दिसंबर 1996 को। 12 दिसंबर 1996 को दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई, जिसको 30 वर्षीय संधि कहा गया। इसमें यह भी कहा गया कि समय के साथ इसको बढ़ाया जाता रहेगा और हर 5 वर्ष के पश्चात इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। और इसमें यह कहा गया कि यदि नदी में जल की मात्रा 70,000 क्यूसेक है तो दोनों आधा आधा पानी लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि नदी में 70,000 क्यूसेक पानी है तो दोनों आधा आधा लेंगे। मान लीजिए 50,000 है तब भी आधा, 60,000 है तब भी आधा, 70,000 है तब भी आधा आधा, जितना भी पानी होगा 70,000 तक दोनों आधा आधा लेंगे। लेकिन यदि पानी की मात्रा 70,000 से 75,000 के बीच में है तो बांग्लादेश को 35,000 से भारत को, यानी कि 70 से 75 के बीच में तो बांग्लादेश 35,000 क्यूसेक पानी लेगा और बाकी पानी भारत को मिलेगा। और यदि 75,000 से ऊपर है तो 40,000 भारत का और शेष जितना भी होगा वो बांग्लादेश को मिलेगा। 75,000 से ऊपर चाहे 90,000 हो तब भी भारत को मिलेगा 40,000 और बाकी सारा पानी यूज करेगा बांग्लादेश। और ये जो समझौता था ये ऐतिहासिक समझौता कहा गया और इसके कारण से भारत बांग्लादेश के बीच में सबसे मोटी जो समस्या थी गंगा जल नदी बंटवारे की, उस समस्या का निराकरण हो गया। एक जो समस्या आई वो थी एनआरसी की। अभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसका असम में निर्माण किया गया और असम के लोगों का रजिस्ट्रेशन, जो असम के हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया। और इस कारण से असम में एनआरसी के कारण से 19 लाख लोग बाहर हो गए, यानी कि वो लोग जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, भारत के नागरिक नहीं थे या एनआरसी की शर्तों के अनुसार वो भारतीय नागरिकता पूर्ण नहीं कर रहे थे, ऐसे 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, यानी वो भारतीय नागरिक नहीं है। स्पष्ट रूप से वो बांग्लादेश के नागरिक है, बांग्लादेश वो जाना नहीं चाहते, बांग्लादेश उनको लेना भी नहीं चाहता और ये एक मोटी समस्या इनके बीच में बनी हुई। आगे के भविष्य में इसका निस्तारण भी किया जाना उचित रहेगा। अंतर क्षेत्रों का आदान प्रदान, अंतर क्षेत्र जिनको अंग्रेजी में एन्क्लेव्स कहा जाता है। मैंने भी बताया आपको कि भारत और बांग्लादेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 4096 किलोमीटर है और इसमें कुछ ऐसे अंतर क्षेत्र है जो एक देश की सीमा में घुसे हुए हैं, अंदर तक घुसे हुए हैं। जैसे भी मैंने बात की कि दाहग्राम और अंगरकोटा, जो 2 देशी रियासतें थी आजादी से पहले, एक कूच बिहार और एक रंगपुर। कूच बिहार भारत में रह गई, रंगपुर पाकिस्तान में चलेगी जो आज बांग्लादेश में। और ये अलग अलग छोटी छोटी बस्तियों के रूप में, टापुओं के रूप में अलग अलग दूर दूर तक फैली हुई थी और आज ये एक दूसरे की सीमा में चली गई है। यानी कि कुछ
पाकिस्तान के बांग्लादेश की सीमा में और कुछ भारत की सीमा में। जो बांग्लादेश की सीमा में वो भारत की, और जो भारत की सीमा में वो बांग्लादेश की। और इनके जो नागरिक है उनकी भी एक मोटी समस्या आ गई। और इस प्रकार से कुल 162 अंतः क्षेत्र है दोनों देशों के बीच में, कुल 162, जिनमें से 111 भारत में है और 51 बांग्लादेश में। अंतः क्षेत्र जो छोटे छोटे क्षेत्र है, एरिया जिनमें लोग निवास करते हैं, कुल 162 है, जिनमें से 111 भारत में और 51 बांग्लादेश में। और इस समस्या का समाधान करने के लिए जो रंगपुर और कुचबिहार के लोग थे, इनका समाधान करने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता संपन्न हुआ और दोनों ने एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को अपना मानते हुए उनको अपने अपने देशों की नागरिकता देना स्वीकार कर लिया। यानी कि जो बांग्लादेश में उनको बांग्लादेश की, जो भारत में उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसके लिए 2011 में भारत ने 16वां संविधान संशोधन भी किया है, ताकि ऐसे लोगों को शामिल किया जा सके और ऐसे क्षेत्रों को एक दूसरे के अधिकार में दिया जा सके, लिया जा सके। क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी था, संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी थी और इस कारण से एक क्षेत्र दूसरे को दिया गया। तो यह है भारत और बांग्लादेश संबंध। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।